गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। साध्य पीएससी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आशिका जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने अभी सीरीज़ स्टार्ट की थी, इसी सीरीज़ में आज से सीडीपी की आपकी एमसीक्यू चलेगी, है ना। सीडीपी की एमसीक्यू चलने का कारण ये है कि बीच में जो स्टार्टिंग में हमने सीडीपी स्टार्ट की थी वो छूट चुकी थी, है ना। और अभी आप लोगों की जो हिंदी पेडागॉजी है वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए जो सीडीपी का क्लास चल रहा था उसको हम स्टार्ट करेंगे, जो कि मैराथन के साथ सर लोग आप लोग को और भी दूसरे सब्जेक्ट के क्लासेस लेते जाएंगे, है ना। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून। ये टॉपिक वाइज चलेगा आपका, ठीक है। आज का टॉपिक आपका एनईपी के थ्रू है, एनईपी एनसीएफ के थ्रू जितने भी बड़े बड़े टॉपिक में जो न्यू टॉपिक्स जुड़े हुए हैं वो पहले मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून। हम एमसीक्यू में आते हैं। ये महिला पर्यवेक्षक के लिए है, आप लोग संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, आने वाला है पद, इसके लिए भी। चलिए आगे देखते हैं। हम एनईपी के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसको आज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न एनईपी से रिलेटेड है ना। पहले प्रश्न में लिखा है कि कथन ए एनईपी 2020 में विद्यालयी शिक्षा को 5+3+3+4 की संरचना में पुनर्गठित किया गया है। दूसरा लिखा है कारण कि यह संरचना केवल बच्चों की आयु के आधार पर नहीं बल्कि उनके विकासात्मक चरणों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून ना। तो आपको बताना है क्या कथन और कारण सही है, कथन कारण की सही व्याख्या करता है, और ये भी बताना है कि एनईपी 2020 का डेट क्या था, ठीक। यहाँ पे आपको एक प्रश्न और देना है, एनईपी 2020 का आपको डेट भी बताना है। चलिए, गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। ए दे रहे हैं, चलिए बहुत सही, ए तो आप लोगों का सही है। एनईपी 2020 का मुझे डेट बताइए, 2020 में किस डेट पे एनईपी को लागू किया गया था, लागू करने का डेट। जितने भी लोग ए बोल रहे हैं बहुत सही है, कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि एनईपी में जो चरण बनाए गए हैं वो बनाए गए 5+3+3+4। पुराना क्या था? 10+2, ठीक। एनईपी का पुराना चरण क्या था पूछा जाए तो 10+2 याद रखेंगे। एनईपी की लागू की डेट पूछी जा रही है, किसी को याद है? बहुत सही, कविता जी कौन है? 29 जुलाई 2020, इस डेट पे एनईपी लागू किया गया था। बहुत सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कुछ जानकारी भी देखेंगे, ठीक। दूसरा कथन लिखा हुआ है एनसीएफ, ध्यान देना, एनईपी नई शिक्षा नीति को बता रहा है, एनसीएफ कैरिकुलम को बता रहा है। अब उस कैरिकुलम में आपके एनईपी है ना, ये जो एनईपी है इसके फर्स्ट स्टेज, इसको बोला जाता है फाउंडेशन स्टेज। तो उस फाउंडेशन स्टेज के बारे में, एफएस मतलब फाउंडेशन स्टेज, 2022 में आधारभूत चरण में खेल एवं खोज आधारित अधिगम को विशेष महत्व दिया गया है। और दूसरा कहा जा रहा है छोटे बच्चे केवल औपचारिक व्याख्या के माध्यम से ही सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। बताओ कथन और कारण सही है क्या? फाउंडेशन स्टेज का जो 5+3+3+4 है, तो यहाँ पे इस फाउंडेशन स्टेज का एज क्राइटेरिया भी आप लोग बताएंगे। एज कितने से कितना होना चाहिए? सी, ऑप्शन सी। गुड आफ्टरनून, आप लोग सभी सी दे रहे हैं, मतलब कि कहा जा रहा है कि फाउंडेशन स्टेज जो है वो खेल आधारित होना चाहिए, है ना। फाउंडेशन स्टेज की विशेषता में आप याद रखेंगे कि ये खेल आधारित होगा, यहाँ पे बच्चों को गतिविधि से सिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाई का कोई काम नहीं है, पहले बच्चों को खेल और गतिविधि से सिखाया जाएगा, खोज आधारित अधिगम कराया जाएगा।
अधिगम कराया जाएगा। ठीक, मगर दूसरा लिखा है कि औपचारिक व्याख्यान नहीं कराया जाएगा। भाई बच्चे की एज क्या है पहले ये देखो, फिर पता चल जाएगा कि औपचारिक व्याख्यान क्यों नहीं कराया जा रहा है। 3 से 8, बहुत सही, 3 से 8। ठीक, बच्चे की एज क्राइटेरिया रखी गई है 3 से 8 साल। इस 5 साल को मैं डिवाइड करके बता देती हूँ। इस 5 साल को डिवाइड किया गया है 1 से 3 में, मतलब कि 1 to 3 में बच्चा प्ले एज में रहेगा, आंगनबाड़ी जिसको बोला जाता है। ठीक, और दूसरा जो 4 और 5 है ना, इसमें लिख लेना 4 और 5। इस स्टेज में बच्चा फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में जाएगा। यदि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के एज क्राइटेरिया को बांटे तो आप याद रखना 3 से 6 साल है ना, 3 से 6 साल और 6 से 8 साल। एज को भी 2 भागों में बांटा गया है और स्टेजेस को भी 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट टू थर्ड, फोर्थ फिफ्थ। ये फोर्थ फिफ्थ स्टेज है। 1 से 3 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी में डाला जाएगा, जहाँ पे बच्चा खेल आधारित अधिगम करेगा, खोज आधारित अधिगम करेगा। और जैसे ही बच्चा 6 साल का होगा या 6 से ऊपर का होगा तो बच्चे को डायरेक्टली सेकेंड स्टेज में, इसी के 2 पार्ट किए गए हैं, उस स्टेज में डाला जाएगा। चलो नेक्स्ट, NEP 2020 की 5+3+3+4 की संरचना के अनुसार निम्न चरणों को सही क्रम में बांटिए। उसके आधारभूत चरणों के नाम आपको दिए गए हैं, उस चरणों को आपको बताना है। BSc कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है या नहीं? बेटा कांटेक्ट नंबर दिया गया है आपको, है ना, साध्य PSc का, आप उसमें एक बार कॉल करिए और पूछ लीजिए, आपको जितनी भी डिटेल चाहिए वहाँ मिल जाएगी। तीसरे का A, चरणों के नाम पता है? चरणों के नाम पता है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से। अच्छा, नई शिक्षा नीति कौन सी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी ये भी बता दो यहीं पे, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ठीक, नई शिक्षा नीति NEP 2020 किसकी अध्यक्षता में हुई थी ये बताना है। इसका चरण आप लोग A दे रहे हैं, बहुत सही है। पहले आधारभूत स्टेज कहा जाता है। ठीक, आधारभूत स्टेज जो 5 वाला है वो। ठीक, फिर दूसरा आता है आपका तैयारी या चरण स्टेज। ठीक, दूसरा जिसमें आता है 3 स्टेज। तीसरा है आपका मध्य चरण, इसको भी 3 स्टेज में बांटा गया है। और चौथा है आपका माध्यमिक चरण। ठीक, 5+3+3+4 क्लास के अकॉर्डिंग बांटू तो यहाँ पे 3 साल 3 वर्ष तक प्ले एज प्लस 2 साल जो कराया जाता है ना, प्लस फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। यहाँ पे 3 साल होता है आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ पे होगा 6th, 7th, 8th और यहाँ पे होगा 9th to 12th की क्लास। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? कस्तूरी रंगन समिति, बहुत सही। कस्तूरी रंगन जो थे वो कौन थे ये भी बताओ, कौन थे ये? इनकी अध्यक्षता में हुआ था, वो कौन थे? कराऊंगी बेटा जब आप लोग का हिंदी कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, कल आप लोगों के ही कारण मैंने बात की है, तो आप लोग का हिंदी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हम पहले अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। इसरो के अध्यक्ष, बहुत सही। इसरो के अंतरिक्ष के, है ना, अंतरिक्ष मनोवैज्ञानिकों के थ्रू थे, वो अध्यक्ष थे वहाँ के, बहुत सही, कस्तूरी रंगन जी, जिनकी समिति में NEP 2020 बनाया गया था। ठीक, अब बताओ, आप पहला चौथा कथन दिया हुआ है NCF FS 2022 के स्थानीय संदर्भों को बच्चों के सीखने अनुभव से जोड़ने पर बल दिया गया है और कारण कहा गया है उसका कि बच्चे स्थानीय जीवन, परिवार और समुदाय के अनुभव उनके सीखने से असंबंधित होता है।
इसरो के पूर्व चीफ, ठीक, अध्यक्ष, ठीक है ठीक है ठीक है। फोर्थ का आंसर देते चलो, ए दे रहे हो। सी, बहुत सारे लोग सी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ए भी दिए हैं ऊपर। चलिए, सी वाले सही है, कथन ए सही है बट कारण गलत है। क्यों, पहले पढ़ लेते हैं। एनसीएफ जो आपके फाउंडेशन स्टेज की बात की जा रही है, वो बोल रहा है कि स्थानीय संदर्भों को बच्चों के सीखने के अनुभव से जोड़ने पर बल दिया जाता है। जहां पे भी संदर्भ की बात की जाएगी, कॉन्टेक्स्ट की बात की जाएगी, वो कथन वैसे भी पॉजिटिव कहा जाएगा कि बच्चों को जो सिखाना है, जो भी अनुभव देना है, उनके संदर्भ में देना चाहिए। तो कथन तो बहुत सही लिखा हुआ है। अब कारण लिखा हुआ है कि बच्चे के स्थानीय जीवन, परिवार और समुदाय के अनुभव उनके सीखने से असंदर्भित होते हैं। भैया यही तीनों तो बच्चे का पहला परिवेश है जिसमें बच्चा सीखता है। तभी तो अभी एनईपी के द्वारा आपके मातृभाषा को रखा गया है फर्स्ट टू 8th तक के लिए, क्योंकि बच्चा इसी परिवेश में सीखता है। इसलिए ये असंदर्भित नहीं, संदर्भित होना चाहिए था। इसलिए आंसर क्या होगा, सी, बहुत सही। चलिए, आपका फिफ्थ, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, कथन लिखा हुआ है, एनसीएफ एफएस 2022 में लर्निंग आउटकम को सभी बच्चों के द्वारा निश्चित आयु में अनिवार्य रूप से प्राप्त किए जाने वाले कठोर लक्ष्य के रूप में नहीं देखा गया है। और कारण लिखा हुआ है कि आधारभूत चरण में बच्चों की सीखने की गति, विकास में व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। आपको यहाँ पे देखना है कि लर्निंग आउटकम क्या इस कथन पे कारण के साथ सही बैठ रहा है कि नहीं, क्योंकि लर्निंग आउटकम जो है, अधिगम प्रतिफल, बच्चों के साथ ही मिलता है। बच्चा जो अधिगम करता है उसके साथ ही उसका प्रतिफल मिलते जाता है। चलिए आंसर दीजिए, फिफ्थ का आंसर दीजिए। बी बी बी, ठीक, गुड आफ्टरनून। चलिए, जितने भी लोग बी दे रहे हैं बहुत सही है। मतलब आपको लर्निंग आउटकम के बारे में पता है कि जो लर्निंग आउटकम है वो एक निश्चित आयु में अनिवार्य रूप से प्राप्त किए जाने वाले कठोर लक्ष्य के रूप में नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता, क्योंकि बच्चा जिस उम्र में वह उसी उम्र का तो आउटकम देगा ना, अपने से ऊपर वाला आउटकम थोड़ी ना देगा। अधिगम प्रतिफल को वो अलग से थोड़ी ना देगा। तो अधिगम जो प्रतिफल है वो लक्ष्य के रूप में यहाँ पे अनिवार्य रूप से नहीं देखा जाता। जो सीखा है उसी का प्रतिफल वो देगा। और कारण लिखा हुआ है कि आधारभूत चरण में बच्चों के सीखने की गति और विकास में व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। हाँ, आधारभूत में सीधी बात है, आधारभूत चरण बोल रहा है मतलब बच्चा 3 से 8 साल का है, 3 से 8 साल का है। और यहाँ पे सीखने की गति भी अलग होती है ना, सीखने की गति अलग अलग होती है सबकी। विकास, व्यक्तिगत विकास, ये भी अलग अलग होता है। तो ये दोनों में अंतर हो सकता है, इसलिए कथन और कारण दोनों सही है, बहुत सही। चलिए सिक्स्थ आंसर दीजिए। और सिक्स्थ आंसर आपके लिए लिखा हुआ है, एनईपी 2020 की व्यापक दृष्टि में एनसीएफ एफएस 2022 में लर्निंग स्टैंडर्ड, अभी बात कर रहे थे लर्निंग आउटकम की, अब बात कर रहे हैं लर्निंग स्टैंडर्ड तक पहुंचने की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाइए। आपको प्रक्रिया जमाना है कि कौन सी प्रक्रिया क्रम सही है। नई शिक्षा नीति के तहत कितने प्रतिशत की बात की गई है शिक्षा के लिए जीडीपी में, यहाँ पे ये भी बताएंगे। जीडीपी का परसेंट रेट बताना है आपको एनईपी में।
सी, सभी सी दे रहे हैं। 6 का बी भी आया है, ठीक। बी वाले और सी वाले में कंफ्यूजन है। चलो ए और डी तो है ही नहीं, ठीक। आप बोल रहे हो बी और सी। यदि आप एनसीएफ के, ये ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंडेशन स्टेज की बात की जा रही है, तो जहां पे फाउंडेशन स्टेज की बात की जा रही है, बहुत सही, आप लोग 6% दे रहे हैं। कब तक के लिए है ये भी बता देंगे। चलिए, जहां पे आपको फाउंडेशन स्टेज की बात की जाती है, आपको ध्यान रखना है कि पहले हमको शिक्षा के उद्देश्य को बताना होगा, क्योंकि बच्चा छोटा है। वहां पे पाठ्यचर्या नहीं, हम पहले शिक्षा के उद्देश्य को बताएंगे, फिर हम उनको क्या करेंगे, पाठ्यचर्या कैरिकुलम के लक्ष्य को तय करेंगे। जैसे ही लक्ष्य तय हो जाएगी, उनकी दक्षता देखी जाती है कि बच्चा कितना दक्ष है उस कार्य को करने में। जैसे ही बच्चे की दक्षता आप समझ आने लगती है, मतलब उसके अधिगम परिणाम को आप क्या करने लगते हैं, समझने लगते हैं। यहाँ पे बच्चे के उद्देश्य, लक्ष्य, दक्षता और अधिगम परिणाम तीनों चारों एक साथ चलते हैं, मगर कैसे, स्टेप में, ठीक है। तो शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यचर्या, लक्ष्य, दक्षता और अधिगम परिणाम। जो भी आप पहले पाठ्यचर्या लक्ष्य देख रहे हैं, ये गलत है। आपके पास पहले शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि पढ़ाना क्या है। छोटा बच्चा है ना, फिर तो आप उसका पाठ्यक्रम बनाएंगे। 2000 कितना लिखे हैं, 30। हाँ चलिए, बहुत सही, 2030 तक के इसको कंप्लीट करना है कि 6% में जो आपका 100% एजुकेशन में लगना चाहिए। चलिए, बहुत सही। 7th नंबर, 7th नंबर क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में विषयों के बीच कठोर विभाजन को कम करने की बात कही गई है, और कारण कहा गया है कि एनईपी 2020 कला, विज्ञान तथा व्यावसायिक शैक्षणिक आधारों के बीच कठोर विभाजन को समाप्त करने की दिशा में जोर देता है। चलिए, 7th का आंसर दीजिए। क्या ये बात कही गई है वो सत्य है या नहीं है, ये बताना है आपको। सी, मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं। चलिए, बहुत सही, कथन और कारण दोनों सही है, क्योंकि एनईपी में ही बात कही गई कि विषयों के बीच के कठोर विभाजन को हमको क्या करना है, विषयगत जो कठोर विभाजन है उसको कम करना है। क्योंकि एनईपी में जो कला, विज्ञान है और व्यावसायिक शैक्षणिक है, व्यावसायिक शैक्षणिक मतलब बच्चा व्यावसायिक रूप से, हम जो बाहरी काम काज करते हैं उसको भी क्या करना है, कठोर विभाजन को समाप्त करने की दिशा में जोर दिया गया है। बच्चे को सिर्फ रटने की पद्धति को नहीं लाना है ना, बच्चे से कार्य भी करवाना है, उसका अनुभव भी दिलवाना है उसको। इसलिए ये जो हम पढ़ने वाला जो कठिन कार्य है, कठोर विभाजन है, उसको दूर करना है। चलिए, सी वाले बहुत सही हैं। चलिए, 8th का आंसर देते चलिए, और यहाँ पे ये भी बताएंगे कि MHRD की जगह क्या नाम रखा गया है। एट्थ नंबर का क्वेश्चन कहता है, एनईपी 2020 और NCFFS 22 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। पहली चीज आपको निगेटिव बताना है, ठीक। अब यहाँ पे निगेटिव में पहला प्रश्न बोला है, आधारभूत चरणों में सीखने को बच्चों के अनुभव और गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। दूसरा लिखा हुआ है, बच्चों की सीखने की गति में व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार किया जाना चाहिए। तीसरा लिखा हुआ है, प्रत्येक बच्चे में निश्चित आयु तक समान अधिगम परिणाम समान गति से प्राप्त करना अनिवार्य माना जाता है। खेल एवं गतिविधि आधारित अधिगम को आधारभूत चरणों में महत्व दिया जाता है। चलिए, 8th का आंसर दीजिए। नाम परिवर्तन क्या किया गया है, मैं ये पूछ रही हूँ। MHRD का नाम को चेंज करके क्या रखा गया है? किस चीज की? सी सी सी
सभी सी बोल रहे हैं। निश्चित आयु समान अधिगम परिणाम समान गति से प्राप्त करना अनिवार्य माना जाना चाहिए। ये निगेटिव है। 7th वाले, चलिए बहुत सही। कभी भी ध्यान रखना, संदर्भ के रूप में बात किया जाए तो आधारभूत चरण में सीखने में क्या कहा गया है? अनुभव और गतिविधि को जोड़ा गया है। फर्स्ट स्टेज में बच्चों की सीखने की गति में व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकारा गया है कि हर बच्चा अलग सीखता है तो व्यक्तिगत भिन्नता आपको मिलेगी ही। तीसरा कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे से निश्चित आयु तक समान अधिगम परिणाम समान गति से प्राप्त करना अनिवार्य है। नहीं कर सकते भाई, मेरे पास 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों की एज 5 वर्ष है या 6 वर्ष लेती हूं मैं, तो क्या मैं चारों को समान गति में सिखा पाऊंगी? है और समान गति में और निश्चित आयु में वो अधिगम दे? नहीं हो सकता। हर बच्चे की सीखने की गति अलग है। जब सीखने की गति अलग है तो परिणाम और गति अलग अलग प्राप्त करेंगे, इसलिए ये सही है। आपका निगेटिव है। खेल एवं अधिगम आधारित अधिगम को आधारभूत चरणों में महत्व दिया जाता है। बहुत सही लिखा हुआ है ये। चलिए, मानव संसाधन शिक्षा मंत्रालय, चलिए बहुत सही, एजुकेशन मिनिस्ट्री नाम दिया गया है। चलिए 9th बताइए। 9th में लिखा है एनईपी 2020 की दृष्टि से निम्न में से कौन सी व्यवस्था उपयुक्त नहीं मानी जाएगी? यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है, निगेटिव का आंसर निगेटिव लेंगे। कला और विज्ञान के बीच कठोर विभाजन को कम करना, व्यावसायिक और शैक्षणिक शिक्षा के बीच अधिक लचीला रखना, विद्यार्थी को केवल एक निश्चित विषय आधार तक सीमित रखना, समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बहुत सही। 9th का आंसर देते चलिए। नाइन्थ सी, चलिए बहुत सही, आप लोग 9th का सी दे रहे हैं। निगेटिव की बात कही गई है। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? व्यवस्थित निम्न में से एनईपी के लिए क्या कहा गया? कला और विज्ञान के बीच कठोर विभाजन को कम करना। हाँ, जितने भी विभाजन में हमारी कठोरता थी उसको कम करने को कहा गया है। व्यवसायिक शैक्षणिक शिक्षा के बीच अधिक लचीलापन लाने को कहा गया है। ये दोनों कथन कहे गए हैं। विद्यार्थी को केवल एक निश्चित विषयवार की धारा पर सीमित रखना गलत है। किसी भी एक विषय में वो सीमित नहीं रहेंगे। समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, ये भी बहुत सही लिखा हुआ है। चलिए 10वां का आंसर दीजिए। कथन ए लिखा हुआ है NCFFS 2022 में लर्निंग आउटकम को बच्चे की विकास निरंतर प्रक्रिया को जोड़कर देखा जाता है। और दूसरा लिखा हुआ है इसलिए लर्निंग आउटकम निश्चित आयु में प्रत्येक बच्चे के द्वारा अनिवार्य रूप से प्राप्त करना आवश्यक है। ये रिपीट हो गया है ऐसा लग रहा है एक बार। चलिए देख लीजिए। 10th का आंसर देखिए। टेंथ बी, सी बी 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 ए ए बीए दे रहे हो भाई। अभी एक बार और पढ़ाई हूँ उसके बाद भी चेंज है ये थोड़ा सा ना। जितने भी लोग ए दे रहे हो लोग ध्यान से पढ़ो। बी देखो, यहाँ पे लर्निंग आउटकम में बच्चों की प्रक्रिया को निरंतर करने की बात की गई है। ये सही लाइन है, ठीक। मगर सेकंड में बोला गया है कि लर्निंग आउटकम निश्चित आयु में प्रत्येक व्यक्ति के रूप में होगा। ये गलत है, इसलिए ए और आर सही है। एक चीज और बताओगे यहाँ पे आप लोग कि एनसीएफ के तहत, सॉरी एनईपी के तहत कौन सी शिक्षा को अलग करने की बात कही गई है? बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी, इसमें से चारों में से कौन है आप बता देंगे, ठीक। चलिए मैं बीच में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं नहीं लाती, तो आप लोगों के लिए इसलिए डायरेक्टली ये पूछ रही हूँ, है ना।
चलिए 11th नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? किसकी वकालत नहीं की गई है आपको ये बताना है। पीएचडी, पीएचडी गलत है भाई। किस शिक्षा को समाप्त किया गया है आपको बताना है। पीएचडी गलत है। अब लिख रहे हैं एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। इस चीज को याद रखना, अब एमफिल नहीं होगा एनईपी के तहत ना, नई शिक्षा नीति के तहत अब एमफिल नहीं कराया जाएगा। जो पहले किए हुए हैं उनको बस मान्यता रहेगी, अब एमफिल नहीं कराया जाएगा, ऐसा कहा गया है। चलिए बहुत सही। 11वां का आंसर दीजिए। कौन सी शिक्षा नीति में वकालत नहीं की गई है ये बताना है। 11 का बी, ठीक, 11 बी। ग्यारह का आंसर दीजिए तो एक बार सब। ऑप्शन सी, बी। 11 का अलग अलग आंसर दे रहे हैं। मास्टर ऑफ फिलॉसफी को समाप्त किया गया है, ठीक। जितने लोग भी बी दे रहे हैं 11 का प्रश्न को पढ़िए। कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किसकी वकालत नहीं की गई है, तो आपको वकालत नहीं की गई है उसको बताना। तो संरचनात्मक रूप में जोर दिया गया है, योगात्मक रूप में, पाठ्यक्रम में वृद्धि और प्रौद्योगिकी में उपयोग में कमी। यदि कोई बच्चा निगेटिव वर्ड जानता है तब भी ये प्रश्न बन जाता। बी वाले आप लोग सभी गलत आंसर दे रहे हैं, ठीक है, बी नहीं होगा। पहली चीज, किसकी वकालत नहीं की गई है पूछ रहा है, तो नहीं की गई है मतलब की गई है को देख लो, तो संरचनात्मकता पे जोर दिया गया है ना, ए सही है। योगात्मक मूल्यांकन नहीं भाई, बच्चों का योगात्मक मूल्यांकन नहीं करना है। पाठ्यक्रम में वृद्धि बिल्कुल नहीं कहा गया है। प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी ये तो और नहीं कहा गया है। आपको निगेटिव पूछ रहा है ना, तो 2 और 4 बस कैसे ले रहे हो? पाठ्यक्रम में वृद्धि करने की बात कही गई है क्या? तो देख लो जहां पे ए है पहला वो काट दो, ये देखो यहीं से 2 और 4 तो आप वैसे ही निगेटिव ले रहे थे, तो क्या आएगा? क्या क्या निगेटिव है? 2, 3 और 4। ए बस पॉजिटिव है आपका, इस चीज को समझो। सभी बी वाले हो आप लोग। चलो अब समझ आया। जहां पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको क्या कहता है कि संरचनात्मक रूप से बच्चों को पढ़ाया जाए, ना कि योगात्मक रूप से, ठीक है। पाठ्यक्रम में वृद्धि करने की बात नहीं कही है, पाठ्यक्रम को लचीला बनाने की बात कही गई है। और प्रौद्योगिकी की कमी नहीं भैया, उपयोग करने की बात कही गई है। बच्चा उपयोग करेगा तभी तो सीखेगा। चलो नेक्स्ट, चलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि मूल्यांकन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या प्रस्तावित करता है मूल्यांकन को लेके? शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी शैक्षणिक गतिविधि का केंद्र होना चाहिए। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। अब मूल्यांकन क्या है आपको बताना है। बताओ भाई। एनईपी ने बहुभाषिकतावाद पर जोर दिया है। बहुभाषिकतावाद में जो 3 भाषा को लिया गया है वो कैसी 3 भाषा है? फाउंडेशन स्टेज में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा ये बताना आप। 12 का आंसर भी बताएंगे, फाउंडेशन स्टेज में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाना है ये भी बताएंगे। चलिए बी सी, ठीक, इसमें भी एक आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों का, बी और सी आ रहा है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रस्तावित करता है, मूल्यांकन के लिए क्या प्रस्तावित करता है? एक शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षा। बिल्कुल गलत। वो तो बोल रहा है कि बच्चों से अब परीक्षा ज्यादा ली जाए, तो एक औपचारिक परीक्षा कैसे लेगा? एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण। ये सही है, एक बार ये देखा जा सकता है कि क्या कहा जा रहा है। ठीक। दूसरा, सभी शैक्षणिक गतिविधि का केंद्र होना चाहिए। कौन सा केंद्र होना चाहिए? मूल्यांकन। मूल्यांकन को केंद्र मानोगे आप, तो फिर प्रगति को क्या मानोगे? उनकी प्रगति केंद्र होना चाहिए, ना कि मूल्यांकन। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देना, ये तो पूरा ही गलत है। तो यहाँ पे सही क्या है? एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाना महत्वपूर्ण है, ना कि पता लगाने से ही उनका मूल्यांकन होगा, ना कि टेस्ट लेने से मूल्यांकन होगा या गतिविधि का केंद्र बनाने से मूल्यांकन होगा, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। बहुत सही। मातृभाषा, सिर्फ मातृभाषा। चलिए 13 प्रश्न आपका लिखा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र और मूल्यांकन, बहुविषयकर्ता और समग्र शिक्षा, परीक्षा की ओर और के लिए सीखना, आकलन में योग्यता तरीकों से अपनाना। चलो बताते चलो। मदर टंग, मातृभाषा को बस लिया गया है, मतलब आप लोगों के हिसाब से मैं ये समझूं। फाउंडेशन स्टेज मतलब मातृभाषा को लिया गया है। कभी भी पूछे फाउंडेशन स्टेज के बारे में, एफएस के बारे में, तो याद रखना क्षेत्रीय भाषा प्लस मातृभाषा, बच्चा दोनों का प्रयोग करेगा। उसको आप नहीं डांट सकते, ना उसकी क्षेत्रीय भाषा बोलने में, ना उसकी मातृभाषा बोलने में। ठीक, क्या आंसर दे रहे हैं 13 का? बी लॉक किया जाए। ठीक, बहुविषयक और समग्र शिक्षा, बहुत सही। कठोर पाठ्यक्रम कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। शिक्षण शास्त्र और मूल्यांकन, ऐसा बात नहीं कहा गया है। परीक्षा की ओर उसके लिए सीखना, कहीं नहीं है। आकलन की योग्यता और सीखना, ये तो और गलत है। बहुविषयक मतलब आपकी समग्र शिक्षा में बात की गई है कि शिक्षा में विषय आधारित अलग अलग पाठ्यक्रम रखे जाएंगे। पाठ्यक्रम कैसा होगा? लचीला होगा, गतिविधि आधारित होगा। ठीक है ना। तो विषयवार रूप में आपको बहुविषयक के रूप में शिक्षा दी जाएगी। चलिए बहुत सही। 14 आंसर बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचन चिंतन का विकास करना चाहिए, लास्ट लिखा हुआ अन्वेषण, निर्धारण और खोज आधारित होना चाहिए। चलिए आंसर बताइए। औपचारिक भाषा और इंटरनेशनल भाषा, वो आपको बताना पड़ेगा माध्यमिक और मध्य में। तो माध्यमिक में कौन सी भाषा रखेंगे, है ना, और मध्य में कौन सी भाषा को रखेंगे? ये आपका तीसरा स्टेज है, आपका 4th स्टेज है। दूसरे स्टेज तक का आपको वैसे भी वही भाषा को प्रयोग करना है। माध्यमिक और मध्य में कौन कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, ये बताना पड़ेगा। चलो आंसर दो तो 14 का। 2 3 4 2 3 4 ले रहे हैं आप लोग। ऑप्शन थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा है कि ऑप्शन सही है? मैं वही तो बोल रही हूँ, सब ऑप्शन ले रहे हैं।
यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है ना, इसमें भी 1 लिखा हुआ है, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे भी 1 लिखा, सभी में 1 लिख दिया। इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे 2 होना चाहिए था, 2 3 4, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपका सही होगा। पढ़ लेते हैं। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, नहीं, पूर्व निर्धारित, केवल ही केवल पूर्व निर्धारित पे नहीं, आपकी आज की भी समस्या और पूर्व की भी, दोनों के ज्ञान को देखना पड़ेगा। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बहुत सही लिखा हुआ है, समस्या समाधान केंद्रित होना चाहिए, बच्चे को समस्या समाधान करवाना भी बहुत जरूरी है। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन और विकास करना चाहिए, ये भी बहुत सही लिखा हुआ है। अन्वेषण, निर्धारण और खोज आधारित होना चाहिए, हाँ, बच्चा जितना खोज आधारित कार्य करेगा वो उतना अच्छे तरीके से सीखेगा, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए, ऑप्शन गलत है मैम, हाँ, अब बनाने वाले ने गलत किया बेटा। 15, चलिए 15 का आंसर दीजिए। पहला कथन लिखा हुआ है एनईपी 2020 में मातृभाषा स्थानीय भाषा के प्रयोग पर जोर दिया गया, विशेषकर प्रारंभिक कक्षाओं में। एनईपी 2020 के अनुसार जहां तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक, वरीयता कक्षा 8 एवं आगे तक होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज के माध्यम के रूप में अपनाने की बात कही गई है। मैं यहीं पे आपको पूरे स्टेजेस के लैंग्वेज की बात को भी बता दूंगी। चलिए, यदि किसी को पता है स्टेजेस की लैंग्वेज की बात तो मुझे बता दीजिए। चलिए, बहुत सही, 15A की बात की जा रही है। ये जितने भी लैंग्वेज लिखे हुए हैं ना, होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, ये सभी किसके लिए ज़रूरी है? तो ये 2 स्तर के लिए ज़रूरी है, जहाँ पे आपकी मातृभाषा है ना, सामान्य, या इसी को अपन बोलते हैं लोकल लैंग्वेज, ये यूज़ किया जाएगा। कब? 8th तक के। 9th में आपको त्रिभाषीय सूत्र के रूप में, त्रिभाषीय सूत्र की बात कही गई है, तो 9th, सॉरी, ये जो 3rd स्टेज है इसमें त्रिभाषीय सूत्र के रूप में आपको एक हिंदी, जिसको राष्ट्रीय भाषा के तौर पे पढ़ाना पड़ेगा, है ना, राष्ट्रीय भाषा के तौर पर, या अंग्रेजी पढ़ाना पड़ेगा। ठीक, यदि अंग्रेजी नहीं भी जानता है बच्चा तो राष्ट्रीय भाषा के तौर पे उसको हिंदी पढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ही आप 4th स्टेज में आते हो तो हिंदी, अंग्रेजी और इसके साथ कोई भी एक प्रचलित भाषा जो भी वो सीखना चाहता हो, तमिल भी ले सकते हो, तेलुगु भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मगर 3 भाषाएं होनी चाहिए। कब? 4th स्टेज में। 3rd स्टेज में उसकी एक जो भाषा है, जैसे कि वो हिंदी बोलता है तो वो हिंदी शुरुआती रखेगा और दूसरे में अंग्रेजी रखेगा। यदि फर्स्ट में वो इंग्लिश रखता है तो वो सेकंड में हिंदी रख सकता है। इसके अलावा यदि पूछा जाएगा तो 3rd में आप लेंगे हिंदी, अंग्रेजी, और मैंने तीसरे में लिया है तमिल। तमिल की जगह फ्रेंच भी ले सकते हैं, कोई नकार नहीं होगा ना, कोई नकारा नहीं जाएगा यहाँ पे। तीसरी लैंग्वेज कोई भी रख सकते हैं। चलिए, हाँ, त्रिभाषा सूत्र यहीं पे, इंटरनेशनल लैंग्वेज एक रख सकते हैं, या तो आप इंडिया की कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसको भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन, निम्न व्यवस्थाओं को आधारभूत चरणों में बच्चों के सीखने की दृष्टि से सही प्रोग्रेशन में लगाएं। सीखने का अनुभव, प्रेक्षणीय अधिगम परिणाम, बच्चों की वर्तमान क्षमता का अवलोकन, आगे से सीखने के अनुभव में आवश्यक परिवर्तन। एक रखेंगे ना, आपकी 2 भाषा के बाद एक अलग से भाषा जो जुड़ेगी उसको कहा जाएगा। जैसे कोई मराठी बोलता है, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज मराठी है तो सेकंड में वो हिंदी रखेगा और 3rd में वो इंग्लिश रखेगा। ठीक है, आप जो फर्स्ट लैंग्वेज रख रहे हैं उसके अलावा 2 लैंग्वेज और यूज करना है। 16A C, सब ए दे रहे हैं।
चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए 16 का। सी भी दे रहे हो आप लोग, CABD। सीखने की दृष्टि, लर्निंग कैसा होना चाहिए इसको बताना है। टीचर को पहले लर्निंग की वर्तमान स्थिति कैसी समझाई जाए ये बताना है, सीधी बात है। सी होगा, देख लो सी होगा, लिख रहे हैं सी लॉक किया जाए। सी लॉक कर दूं? 16 का सी लॉक कर दूं? चलो, ये आपका बिल्कुल गलत है। अब बदल जाओ, तुरंत आंसर बदलेगा। अब ये तो सही नहीं है, क्या सही होगा? डी। लो, खत्म यहीं से। अरे सी गलत है भाई, सी गलत है। बोल रहा है कि व्यवस्थाओं में आधारभूत चरण, आधारभूत चरण मतलब फाउंडेशन स्टेज की बात कर रहा है। फाउंडेशन स्टेज में आपको बच्चे की वर्तमान क्षमता को पहले देखना है। जो सी वाले थे उनका पहला चरण तो एकदम सही था, सी की वर्तमान क्षमता को देखेंगे आप एक बच्चे की, मगर वर्तमान क्षमता देखने के बाद सीधा सीधा सीखने का अनुभव दे देंगे उनको कि उनको अधिगम परिणाम करवाएंगे। अधिगम परिणाम कब करवाएंगे फिर? तो आप उनका क्या करेंगे? प्रक्षेपीय अधिगम परिणाम करवाएंगे। जैसे ही प्रक्षेपीय अधिगम परिणाम होगा तो सीखने के अनुभव की आवश्यकता में परिवर्तन आएगा आगे चल के, है ना? क्या आएगा? सीखने की आवश्यकता में परिवर्तन। और जैसे ही ये आएगा तब लास्ट में आप सीखने का अनुभव देंगे उन्हें। पहले बच्चे बहुत सही जा रहे थे ए वाले, मगर पता नहीं कैसे बीच में क्या हुआ आप लोगों को, सब सी वाले हो गए। ऐसे ही प्रश्न आएगा, आपको ऐसे ही दिमाग घुमाएगा वो। बी और डी तो लेना भी नहीं था क्योंकि वो ए और बी से स्टार्ट हो रहा था। समझ आ रहा है? पहले ही सही किए थे, पहले बहुत सारे लोग सही किए थे, पता नहीं आखिरी में आप लोग क्यों आंसर चेंज किए। सी लॉक कर दिया जाए बोल रहे हैं। चलो कोई नहीं, एक आध क्वेश्चन में होता है। चलिए 17 नंबर का आंसर दीजिए। किसी विद्यालय में शिक्षक पहले बच्चों के स्थानीय अनुभव को सीखने से जोड़ता है, फिर धीरे धीरे विषय वस्तु को अधिक जटिल बनाता है। एनसीएफ में फाउंडेशन स्टेज में 2022 के कंटेंट में सिलेक्शन प्रिंसिपल के अनुसार क्रम क्या होगा? कंटेंट सिलेक्शन प्रिंसिपल के अनुसार क्रम पूछ रहा है, क्या क्रम होना चाहिए? चलिए हर चीज गूगल का सही हो ये भी तो सही नहीं होता। चलिए बी। अभी भी चेंज करना है क्या बाकियों को? सी बी है बीच में, ठीक। बी बी चलिए इस बार सब सही है, सभी बी दे रहे हैं। जब हमको फाउंडेशन स्टेज में स्थायी अनुभव की बात की जाए, फाउंडेशन बोलो या किसी में भी बोलो, स्थायी अनुभव की बात की जाए तो आप हमेशा याद रखेंगे स्थायी अनुभव में पहले हमको परिचित कराना पड़ता है। किसी वस्तु से पहले उसका परिचय कराएंगे, जैसे ही परिचय होगा तो हम उसका सरल सरल अनुभव देते हैं। जैसे कि आपने पहले
सीडीपी से परिचय किया होगा कि सीडीपी क्या है, सीडीपी के बारे में जाना होगा। जैसे ही आपने सीडीपी के बारे में जाना, फिर इसके बारे में आपने सरल अनुभव करना शुरू किया कि हम सरल सरल प्रश्न बनाएंगे। जैसे ही हम सरल सरल प्रश्न बनाएंगे, सरल प्रश्न के बाद जब आपका अनुभव स्ट्रांग हो गया, अनुभव स्ट्रांग होते ही आपको पता चला कि अब हम व्यापक रूप से जटिल प्रश्न बनाने लायक हो गए हैं। ठीक है ना? तो हम पहले क्या करेंगे, किसी की अवधारणा परिचय को जानेंगे, उसके बाद आगे कार्य करेंगे। 2 ही क्वेश्चन बचा है, 2 मिनट। कथन 18, चलो थोड़ा जल्दी करते हैं, समय हो गया है ना। कथन ए, एनसीएफ में 2023 में एनईपी 2020 के अलग स्वतंत्र नीति दस्तावेज के रूप में समझना उचित नहीं है। कारण लिखा हुआ है, एनसीएफ एसई 2023 का निर्माण एनईपी 2020 के उद्देश्यों, सिद्धांतों और दृष्टिकोणों को स्कूली पाठ्यक्रम में लागू करने के लिए किया गया है। 18 का आंसर देते चलिए। चलिए आंसर देते चलिए, जल्दी करिए थोड़ा। 18 का आंसर दीजिए। ए चलिए, बहुत सही। जितने भी लोग बोल रहे हैं कि कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। जब एनसीएफ की बात की जाती है तो स्वतंत्र नीति के दस्तावेज के रूप में उन्हें उचित नहीं माना जाता। ये कथन सही है, उचित नहीं लिखा है इसलिए कथन सही है। और एनसीएफ में एसई 2023 का निर्माण एनईपी 2020 के उद्देश्य, सिद्धांत और दृष्टिकोण को स्कूली पाठ्यक्रम में लागू किया जाना है। ये एनईपी 2020 का है जो सेकेंडरी स्टेज के लिए कहा गया है। ठीक है। 19, निम्न को एनईपी 2020 एनसीएफ 2000, देखो याद रखना ये एनईपी 20 की बात कही जा रही है, एनसीएफ फर्स्ट स्टेज 2022 की कक्षा के क्रियान्वयन की तार्किक दिशा में लगाएं। मतलब सीधा सीधा जोड़ना है आपको। 20 क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। चलिए 18 बहुत सही था। 19 का आंसर दीजिए। 2020 और जो फाउंडेशन स्टेज 2022 की बात कही गई है उसके अकॉर्डिंग जोड़ना है। 19 अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोग इसके बारे में पढ़े हुए हैं एक क्वेश्चन में। यदि बनाएंगे तो फटाक से बनेगा ये। 19 सी नहीं, ए वाले बहुत सही हैं, बी नहीं बेटा। बी कैसे ले रहे हो? बी फिर डी डायरेक्टली। मतलब कि आप पहले एनईपी की व्यापक शैक्षणिक उद्देश्य को बताएंगे और उद्देश्य बताते ही मैं सीधा पहुंच जाऊंगी कॉम्पिटेंस में। नहीं भाई, कैसे कैसे बात कर रहे हो आप लोग? ए बहुत सही आंसर है। पहले आप शैक्षणिक उद्देश्य देंगे, फिर उनकी कॉम्पिटेंस को देखेंगे, फिर उसके बाद कैरिकुलम गोल को देखेंगे। मैं भी गलत हो गई। कैरिकुलम गोल के बाद आपका आएगा डी, डी के बाद ए आएगा। लर्निंग आउटकम के बारे में पता चलेगा। जैसे ही लर्निंग आउटकम का पता चलेगा उसके बाद आप एक्सपीरियंस के साथ जोड़ेंगे। 19 ए वाले सही हैं, सी नहीं होगा, हाँ ए होगा, है ना। पहले शैक्षणिक उद्देश्य देखेंगे, उसके बाद आप गोल देखेंगे, गोल के बाद कॉम्पिटेंस देखेंगे उनका, फिर लर्निंग आउटकम और उसके बाद एक्सपीरियंस। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए ये है। एनईपी 2020 में माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को विषय के चयन में अधिक लचीलापन देने की परिकल्पना की गई है और कारण कहा गया एनईपी 2020 में कला, विज्ञान और व्यावसायिक तथा शैक्षणिक धाराओं के बीच कठोर विभाजन को बनाए रखने के पक्ष में है। कथन और कारण क्या सही है? कथन कारण सही की व्याख्या करता है, बताइए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दीजिए।
20C ए, सी वाले बहुत सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत है। विभाजन, कठोर विभाजन की बात बनाए रखने की कहीं नहीं गई है। जहां पे भी कठोर विभाजन रहेगा वहां पे आप गलत कर देना सीधा सीधा। सी बहुत सही है। चलिए, हाँ सी वाले बहुत सही है भाई। कहाँ पे कठोर विभाजन की बात कही गई है? व्यवसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कठोर विभाजन की नहीं, लचीलेपन की बात कही गई है। कल भी आपका इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन रहेगा, फिर मैं एक दिन टॉपिक चेंज करूंगी, ठीक है? एक टॉपिक को एटलीस्ट 2 दिन अपन जितने भी क्वेश्चन लगा सकते हैं तो लगाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही है ना। एक क्वेश्चन और है, हम कल देख लेंगे उसको। आज के लिए इतना ही है, सेशन कंप्लीट करते हैं हम। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, हम कल मिलते हैं, ठीक है? पढ़ के आना भाई सब। चलो।